माय चैनल आरबीएस बाजार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन इसको कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच इफेक्ट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में लगता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस को हम किस मीडियम के अंदर रख रहे हैं। हम इनको एयर के अंदर रख रहे हैं, या हम इनको वैक्यूम के अंदर रख रहे हैं, या हम इन दो चार्जेस को वाटर के अंदर रख रहे हैं। इस चीज पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो ये मीडियम है ना, वो क्या है? परमिटिविटी। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, it is defined as a property of medium which effect force between two charges। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताती है दो चार्जेस के बीच में। क्लियर हो गई थी बात? देखो इसके फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। इसको नॉट बोलेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो जो एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है के इक्वल। ठीक है, एप्सिलॉन आर होगा के इक्वल, तो हम एप्सिलॉन आर को के से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इतनी बात याद रखना। इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। इसकी यूनिट होती है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या होती है इसकी यूनिट? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 2-3 बार बोल के देखो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपने आप याद हो जाएगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? देखो अब देखो के जो होता है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसका देखो एक फॉर्मूला, अगर हम इस के को यहीं रखें, एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दें, तो क्या बनेगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस। क्लियर? देखो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हम एप्सिलॉन लिखें या फिर हम आर लिखें, ठीक है, या फिर हम फोर्स लिखें, ठीक है, अब जब भी हम इनके आगे नॉट नहीं लगाते ना तो ये तो मीडियम के हो जाते हैं। और जब भी हम एप्सिलॉन के आगे नॉट लगा दिया, आर के आगे नॉट लगा दिया, एफ ई के आगे नॉट लगा दिया, तो ये सब एयर में आ जाते हैं। ठीक है, एयर में या फिर स्पेस में, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस। जब नॉट नहीं लगाते तो ये होते हैं मीडियम में, और जब इसके आगे नॉट लगा तब भी हो जाते हैं स्पेस में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। क्लियर? अपन को फॉर्मूला याद होना है यार, तो अपन डेफिनेशन तो आराम से बना सकते हैं। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अपने आप ही हम फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर डेफिनेशन बना सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो ये सब आपको आराम से बताएंगे। अभी मेन फोकस है चैप्टर पे, तो अभी हमें चैप्टर्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्लियर? अब देखो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब जो कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब लिमिटेशंस देख लो। अब एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। सबसे पहले देखो ये लिमिटेशंस क्या होती है। लिमिटेशंस होती है कुछ कमियां, कहाँ तक ये लिमिट है, इससे आगे इसको हम नहीं जज कर सकते, इसके आगे इसको आगे तक ले जाएंगे। अगर इसको आगे हम किसी और बड़ी चीज के लिए यूज करना चाहेंगे, मतलब कुछ खामियां, ठीक है, कुछ नुस्ख, ठीक है, ये सब होते हैं कूलम्ब्स लॉ के, कुछ हैं। तो देख लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज स्टेशनरी, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज रुके हुए होंगे तभी एप्लीकेबल होगा, मोशन होगा तब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ खामियां हैं कि ये सिर्फ रेस्ट पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इट इज अ सेंटर फोर्स। ये सिर्फ सेंटर पे लगने वाला फोर्स है। तुम देख लो, हमने दो चार्जेस बताए थे Q1 एंड Q2, काफी छोटे चार्जेस हैं। अब छोटा चार्ज छोटा रहेगा तो फोर्स भी कहाँ लगेगा? सिर्फ सेंटर पे, क्योंकि सेंटर और पूरी बॉडी में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेंटर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर पे लगने वाला फोर्स होता है, इसलिए हम इसको सेंटर फोर्स कहेंगे। क्लियर? एप्लीकेबल वेयर फॉर r इज ग्रेटर देन 10⁻⁵। जब तक इस चार्ज की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी नहीं होगी तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो जो आपका चार्ज है उसकी रेडियस भी क्या होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर, तब जाके ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब तुम जानते हो Q1 Q2 ये दोनों पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं। अब तुम दो पॉजिटिव चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या तुम्हारा आंसर 0 से बड़ा आएगा? ऑब्वियसली 0 से बड़ा आएगा। तो तुम देखो फॉर लाइक चार्जेस, अब तुम जानते हो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कर रहा है रिपेल, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये इसको ये इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब देखो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। आपको पता है अगर हम दो पॉजिटिव बॉडीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बड़ा आता है, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 से बड़ा है, ठीक है। और आप जानते हो कि दोनों पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्ज हम सिर्फ क्या इसकी बात कर रहे हैं? लाइक चार्ज की, लाइक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो लाइक चार्ज होगा तो फोर्स का नेचर क्या होगा? फोर्स का रिपल्सिव नेचर होगा, क्लियर। अब देखो फॉर अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुम पॉजिटिव नेगेटिव को देखो, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है ये बात? देखो इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है? ये नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है। देखो तो फॉर अनलाइक चार्ज की हम बात करें तो क्या होगा? Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा आएगा। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 से छोटा आएगा, क्लियर। और देखो Fe हैविंग अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो Fe का क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? काफी इजी है ये कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट डाउन करो। अब एक ये शॉर्ट नोट डालना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स डाल के लिख लो। इसमें हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस में। एक तरह से ये शॉर्ट नोट्स मान लो आपके, ओके। देखो क्या होता है ना, फर्स्ट देखो Fe इन फ्री स्पेस या एयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप जानते हो ना Fe को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस या एयर, ठीक है। तो Fe हम फॉर्मूला जानते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर, K को अपन 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं K को, और 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं। पीछे अपने डायरेक्ट लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R0 का स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन R0 का स्क्वायर, क्योंकि R0 क्यों लगाया? क्योंकि ये स्पेस या एयर में है, क्लियर हो गई। एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये स्पेस में है या फिर फ्री एयर में है, क्लियर। सेकंड लिखो Fe इन मीडियम, देखो Fe इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे नॉट नहीं लगाया हमने, क्यों? क्योंकि ये मीडियम के अंदर है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे राइट डाउन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस या मीडियम, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्लियर। बस यहाँ पे नॉट तब लगाना है जब क्या हो? स्पेस हो या एयर हो, और नहीं लगा हुआ है तो मान लीजिए ना मीडियम में है, क्लियर। तो 1/4 पर एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर और 9 × 10⁻⁴ Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फ्री स्पेस में और एक मीडियम में, क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी एक वैल्यू आती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, क्लियर। इतनी बात आपको, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ K फ्री स्पेस के लिए होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, और फॉर मीडियम के लिए होता है K इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r, ठीक है। ये K का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, डेफिनेशंस देख लेते हैं। अगर हमें फॉर्मूले पता है डेफिनेशन हम खुद लिख लेंगे। देखो K इक्वल टू F0 अपॉन Fm, K इक्वल टू F0 अपॉन Fm। F0 क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस। अब आपसे कोई पूछे राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बी पॉइंट, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी की टर्म में। परमिटिविटी जस्ट फोर्स का उल्टा होगी, नॉट नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या स्पेस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स पॉइंट में हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 पॉइंट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r, और एक यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन r जो है इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, नाम याद रखना है, सबके लिए तो कंफ्यूज हो जाओगे। एप्सिलॉन r को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, एक ही क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये याद रखना है, ओके। सो अब पढ़ेंगे ये पूरा, हमने एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है इन शॉर्ट में, एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, इसको भी नोट डाउन करो, ये पूरे शॉर्ट नोट्स हो गए आपके इस चैप्टर के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म की टर्म में। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने दो चार्जेस ले लिए हैं Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हो गए Q1 एंड Q2। अब देखो ये दोनों चार्जेस जो हैं r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्लियर, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 है, Q2 रखा हुआ है A पॉइंट पे एंड Q1 रखा हुआ है B पॉइंट पे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये जो Q2 है इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, मतलब देखो जब भी जो भी जिस पर भी फोर्स लग रहा है, मान लो Q2 पे फोर्स लग रहा है तो इसको हमने 2 आगे लिया है, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से, इसलिए हमने इसको पीछे लिया है। यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे किसकी वजह, किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, इसलिए हमने 1 लिया है, और किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है, यहाँ पे Q2 की वजह से, इसलिए हमने पीछे यहाँ पे Q2 लिया है। क्लियर, अब देखो यहाँ से इस वाले चार्ज के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी R12। जब भी हम किसकी बात करें, जब भी हम सेम चार्ज की बात करें, लाइक चार्जेस की, तो क्या होगी, डिस्टेंस सेम आएगी, मतलब F12 है तो डिस्टेंस F12 आएगी, यहाँ पे फोर्स क्या है F21, तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी R21। क्लियर, जब लाइक चार्जेस होंगे तब यहाँ पे तुम्हें लाइक नंबर लिखने हैं, जो नंबर तुमने यहाँ लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ लिखना है, और जब अनलाइक चार्ज होंगे तो यहाँ पे ऑपोजिट नंबर आ जाएंगे, वो तुम्हें मैं आगे समझाती हूँ, बाकी ये ध्यान रखो। क्लियर हो गया, अब देखो क्या होता है, F12 क्या होगा, F12 है हमारा फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, मैंने तुम्हें समझा दिया है। F21 क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1। R21 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, देखो R21 क्या है, 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1 की रेस्पेक्ट में। ठीक है, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर टर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तुम्हें ये चीज याद रखनी, आर कैप जो होता है इसको अपन अगर ओपन करेंगे तो होगा आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड्यूलस। तुम्हें क्लास 10th में कुछ इस तरीके से लिखवाया होगा वेक्टर फॉर्म वगैरह, याद रखना है। ठीक है, देखो F12 लिया है हमने, F फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, तो K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। R भी कौन सा लिया है हमने, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ लिखना है जब लाइक चार्जेस होंगे। जब ऑपोजिट चार्ज होंगे तब क्या लिखोगे, अनलाइक चार्ज होंगे तब यहाँ पे आगे 2 लिख दोगे, पीछे 1 लिख दोगे, इसका उल्टा लिख देना है, वो मैं समझा दूंगी तुम्हें आगे। ठीक है, R12 कैप लिख दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है, ये कैप लग दी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है हमने, इसको है खोल दिया है, R12 यहाँ वेक्टर लगा दिया है अपॉन R12 का मॉड्यूलस ले लिया है। ठीक है, यहाँ मॉड्यूलस लगा लो। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो, तुम यहाँ पे वेक्टर लगा तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, पहले यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, जैसे ही हमने यहाँ वेक्टर लगा देंगे हमें यहाँ भी वेक्टर लगाना होगा, याद रखना है बात। ठीक है, यहाँ हो जाएगा R12 जो नीचे है वो इसके साथ स्क्वायर में आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये इसके साथ मिलकर क्यूब में आ जाएगा और ये R12 आपका फॉर्मूला आ जाएगा। एक और लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB। ठीक है, इसमें जो R2 है, R2 प्लस R12 ये रहा वेक्टर, इक्वल टू R1। अब R12 को क्या लिखोगे तुम, R2 को जब भेज दोगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो R12 की जगह तुम R1 माइनस R2 का क्यूब लिख दोगे और R1 माइनस R2 का वेक्टर लगा दोगे। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत इजी है। इसके आगे तुम जो सेकंड वाला है, अब R अब निकालेंगे हम F21, उसको देखना कैसे निकालते हैं, तुम खुद ट्राई करो कॉपी में एक बार, फिर मैं बता दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, F21 पे निकालेंगे हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R भी क्या लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है वही रख देंगे 21 और R21 की कैप। क्लियर, नेक्स्ट ले लेंगे F21, इधर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि अब यहाँ भी वेक्टर हो गया है, तो K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R21। क्लियर, नेक्स्ट लिखो F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब R21 का वेक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट लिखो, इन ट्राइंगल OBA में क्या होगा, OBA R1 प्लस R21 इक्वल टू R2,
R1 प्लस R21 इक्वल टू R2, तो R21 को इधर रहने देंगे, R1 को इधर ले जाएंगे तो R2 माइनस R1, तो R21 की जगह क्या लिख सकते हो तुम, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, और इससे पहले जो हमने ट्राइंगल वाली जो इक्वेशन बनाई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है, वहाँ मैं लिखना भूल गई इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और कुछ समझाने वाली हूँ, नोट डाउन करो इसको भी, ठीक है, इतना ही लिखा है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट F12 को क्या लिखा हमने, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 को लिखा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। सो बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आपने देखा था दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट जाने डायरेक्शन में, एक इस साइड जा रहा था, एक इस साइड जा रहा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों पॉजिटिव हैं बट दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। क्लियर। सो फाइनली वी कंक्लूड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ Fe। तो हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज मिली हैं, इनको हम देखेंगे। Fe आर एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट है Fe इज एक्शन रिएक्शन फोर्स एंड दे आर ऑलवेज एक्सर्टेड फ्रॉम सेम लाइन ऑफ एक्शन विच नोन एज सेंटर फोर्स। अब सेम लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, मान लो ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है और ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सर्ट होता है, ठीक है। ये देखो लाइन सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ये एक्सर्ट हो रहा है। इधर देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन मतलब एक्शन करेंगे ये, और रिएक्शन मतलब ये बाहर निकल रहा है, ये ऑपोजिट मतलब रिपेल कर रहा है। यहाँ देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है सेम लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ बोला है सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो एनएलएम। थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थर्ड को फॉलो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर दो लाइक चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नंबर सेम होगा। दो लाइक चार्ज है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, यहाँ जो नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर दो अनलाइक चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नंबर चेंज हो जाएगा, तो नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये रहा, ये चेंज हो रहा है नंबर, यहाँ F12 लिखा है, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ भी 21 आ जाएगा, तो ये नंबर चेंज होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना, अदरवाइज न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड, न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन आता है, वहां से थ्योरी पूछी जाती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।